उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हो गई है। देखिए, जिस बात की हम बात कर रहे थे, 9 सीटों पर विधानसभा होगा। वायनाड में 13 नवंबर को मतदान होगा। देखिए, यही हम लोग बात कर रहे थे। जी न्यूज के दर्शकों से हम यही कह रहे थे कि हैरानी हो रही है, लेकिन देखिए, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव उत्तर प्रदेश के घोषित कर दिए गए। वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा। और हम आपको बता दें, ये वो सीट है वायनाड जिसको राहुल गांधी ने रायबरेली से सांसद बनने के बाद छोड़ा और वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। वायनाड में 13 नवंबर को होगा और उत्तर प्रदेश में भी 13 नवंबर को ये विधानसभा उपचुनाव होंगे। उसी समय झारखंड में विधानसभा के चुनाव भी हो रहे होंगे पहले फेज के। झारखंड में 2 फेज में चुनाव होना है, 13 नवंबर को और 20 नवंबर को। नतीजे 23 नवंबर को। उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा था, उसमें से 9 सीटों पर 13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव होगा। वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा और सबके नतीजे जो हैं वो 23 नवंबर को सामने आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर जिस बात पर हम हैरानी जता रहे थे, मैं जल्दी से राहुल सिन्हा आपका रुख कर लेती हूँ। राहुल, बिल्कुल देखिए, इलेक्शन कमिश्नर ने थैंक यू कर दिया था और रिपोर्टर्स के वो सवाल लेने लगे थे, तो हमें लगा कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान और वायनाड लोकसभा सीट का चुनाव की घोषणा क्यों नहीं हुई। तो अब वही सवाल था, उसका जवाब हमें मिल गया है। राहुल सिन्हा, माफ कीजिए, राहुल मिश्रा जी, राहुल मिश्रा। देखिए, ऐसा कभी कभी हो जाता है, जल्दबाजी में कभी कभी संपादक का नाम भी मुंह से निकल जाता है। वो भी रिपोर्टर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी। देखिए, इस बार उपचुनाव पर क्योंकि आपकी भी नजर थी कि आखिर में उपचुनाव का क्यों नहीं घोषणा यहाँ पर किया गया और डेट का क्यों नहीं किया गया। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर के सभी की नजर है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा था कि समाजवादी पार्टी ने रिवाइवल किया था लोकसभा चुनाव में। लिटमस टेस्ट हमेशा से होता है, कोई भी उपचुनाव होता है तो मौजूदा सरकार का लिटमस टेस्ट होता है और वहां पे योगी सरकार के लिए ये लिटमस टेस्ट होगा। जिस तरीके से रिवाइवल यहां पर समाजवादी पार्टी ने किया है, ये जो विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, इससे पता चलेगा कि आखिर में। बिल्कुल ठीक है, आऊंगी राहुल मैं आपके पास जल्दी से। विशाल रघुवंशी का भी मैं रुख कर लेती हूँ, मैं आऊंगी राहुल आपके पास। विशाल, लिटमस टेस्ट की बात कर रहे हैं राहुल, यहाँ पर कह रहे हैं कि साहब 10 सीटों पर जो उपचुनाव है, 9 सीटों की घोषणा कर दी गई है 13 नवंबर को। विशाल रघुवंशी, 9 सीटों पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश का, लिटमस टेस्ट कह रहे हैं राहुल मिश्रा मेरे साथ मौजूद है रिपोर्टर। लिटमस टेस्ट योगी सरकार का। देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इन 9 सीटों पर जो चुनाव होगा उसके परिणाम बहुत कुछ तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो पीडीए का जादू है वो बरकरार है विपक्ष का, या इस पीडीए के जाल को बीजेपी ने पूरी तरह से भेद दिया है। क्योंकि इन 9 सीटों पर, चूंकि एक सीट मिल्कीपुर जो अयोध्या की है उस पर चुनाव नहीं हो रहा है, 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें कटेरी है जो अंबेडकर नगर की सीट है। इसके साथ साथ जो इन सब में सबसे महत्वपूर्ण सीट है वो है करहल सीट, मैनपुरी की करहल सीट है। यहाँ से अखिलेश यादव विधायक बने थे, उन्होंने सीट छोड़ी है और अब ये सीट यादव परिवार को ही गई है। यहाँ से विशाल, क्या कुछ जानकारी है मिल्कीपुर सीट क्यों छोड़ी गई है, इस पर चुनाव क्यों नहीं है? क्योंकि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, 9 पे घोषित किया गया है। देखिए, बिल्कुल ये जो है एक बड़ा कारण है, और क्योंकि अवधेश प्रसाद यहाँ से सांसद बने थे तो ऐसे में ये सीट रिक्त हुई थी। तो ऐसे में इस सीट पर चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, इसको लेकर अभी थोड़ा सा चुनाव आयोग की तरफ से जब स्पष्टीकरण आएगा कि क्या कुछ वजह रही है इसके बारे में, तब मालूम चल पाएगा। लेकिन 9 सीटें ऐसी हैं जिन पर चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, और सबसे महत्वपूर्ण है कि इन 9 सीटों में से 2 ऐसी सीटें हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें करहल की सीट अगर हम बात करें तो करहल की सीट जो है वो मैनपुरी की सीट है। और ऐसे में अगर वहां से बीजेपी अपना दमखम लगाकर ठीक है, मैं आती हूं। मैं राहुल मैं अंकुर आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से राहुल से कोई अपडेट ले लूं। राहुल, क्यों मिल्कीपुर सीट को छोड़ दिया गया? क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? क्या कुछ बोला है इलेक्शन कमिश्नर ने? देखिए, नहीं, अभी इलेक्शन कमीशन ने इसके बारे में जानकारी कोई नहीं दी है कि आखिर में मिल्कीपुर सीट को क्यों छोड़ा गया है, लेकिन कुछ कारण भी होते हैं, क्योंकि चुनाव हमेशा से जब भी चुनाव आयोग पूरी तैयारियों को देखते हुए ही वहां पर चुनाव कराता है, कहीं पर भी मिल्कीपुर सीट क्यों छोड़ा गया है, ये चुनाव आयोग से जरूर जानकारी मिलेगी कि आखिर में क्यों उस जगह का। मतलब कुल मिलाकर एक बार फिर चुनाव आयोग ने विपक्ष को मुद्दा दे दिया है बैठे बैठाए। जल्दी से मैं अंकुर त्यागी का रुख कर लेती हूँ। अंकुर, एक फेज में इलेक्शन होना है, 23 को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन दिलचस्प इस बार महाराष्ट्र का चुनाव रहने वाला है।
बिल्कुल, ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन का गेम कैसे बनेगा मेरे को ये थोड़ा देखना दिलचस्प होगा। हर सीट पर यहाँ पे मुकाबला नेक टू नेक है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, ऐसा नहीं है कि अगर कोई महायुति और महाआघाड़ी से ही चुनाव लड़ रहा है तो क्योंकि इनको अंदर भी अपना जो इंटरनल फाइट होगी इन पार्टियों के बीच में वो जरूर झेलनी पड़ेगी। एक एक सीट पे मान लीजिए अगर कोई सीट है वो अगर कोई महाआघाड़ी की जो गठबंधन है अगर उसमें कांग्रेस को जाती है, लेकिन अगर वहां से एनसीपी का उम्मीदवार अपने आप को प्रबल समझ रहा होता है तो वो क्या शांत हो जाएगा या वो अपनी दावेदारी को मजबूत बनाए रखेगा और वो अपने वोट बैंक को अपने साथ रखकर अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरेगा मैदान में। ऐसी बहुत सारी सीट है जहां पर ट्विस्ट एंड टर्न आने बाकी हैं और वही महाराष्ट्र का जो विधानसभा का भविष्य तय करने वाले हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अकेला मुंबई का, मैं मुंबई की बात करूं, 288 में से 36 सीटें आती हैं। आप समझ सकती हैं कितना बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। और हाल में जिस तरह का वादा लगातार उन्होंने किया है, अनाउंसमेंट किए हैं, मुंबई के 5 जो टोल नाके हैं उनको पूरी सारी गाड़ियों के लिए फ्री कर दिया गया। लाडली बहन अरे बिल्कुल अंकुर, इसीलिए तो विपक्ष हमलावर हो गया ना कि साहब आपने चुनावी तारीखों का ऐलान अब इलेक्शन कमीशन करेगा जब आपकी सारी घोषणाएं पूरी हो गई। खैर, ये तो आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दलों के चलते रहेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ गया है। राधिका खेड़ा प्रवक्ता है बीजेपी की, सुरेंद्र राजपूत साहब नेता है कांग्रेस के, संजय गुप्ता शिवसेना उद्धव गुट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनंत विजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, रामकृपाल जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है, प्रणय अजमेरा प्रवक्ता है एनसीपी शरद गुट के, और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता है एनसीपी अजीत गुट के। तो अब क्योंकि 2 एनसीपी हैं, 2 शिवसेना है, मैं ये चुनाव बहुत जिसे कहा जाए दिलचस्प होता जा रहा है होगा, तो मैं सबसे पहले रुक कर लेती हूँ सुरेंद्र राजपूत का। सुरेंद्र राजपूत बताइए कैसी तैयारियां हैं? सुरेंद्र राजपूत से हम नहीं जुड़े। अनंत विजय जी आपके साथ, चलिए वरिष्ठ पत्रकार है उन्हीं के साथ। बहुत दिलचस्प होने जा रहा है ये चुनाव, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि बीजेपी के लिए या ये कहिए कि शिवसेना उद्धव गुट के लिए, क्योंकि ये इन्हीं दोनों की ज्यादातर लड़ाई रहेगी, कांग्रेस भी साथ देगी और उधर एनसीपी अजीत और एनसीपी दूसरा शरद गुट देगा। आप कितनी दिलचस्प देख रहे हैं और कितना मुश्किल भी देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं। इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, दो राय भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पिछले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के नतीजे आए थे, उससे शिवसेना भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। शिवसेना उबाठा कहता हूं मैं उसको, उद्धव बाल ठाकरे को अगर हिंदी में आप लिखें, उसके इनिशियल्स को लेंगे तो उबाठा हो जाता है, या शिवसेना उद्धव जी जैसा आप कहना चाहिए तो वो कह सकते हैं। और शिवसेना के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो भी बहुत बुलंद है। आज उन्होंने कहा, दाढ़ी पर लेके अभी उनका एक बहुत स्टेटमेंट चर्चित हुआ और इंटरनेट मीडिया पे प्रचलित भी हो रहा है, जिसमें वो अपनी दाढ़ी को लेके कहते हैं दाढ़ी वाले ने गाड़ दिया। तो इस तरह की, अच्छा, महाराष्ट्र में बयान बहुत मिलेंगे शोभना जी आपको जो बड़े दिलचस्प होते हैं, क्योंकि मराठी जो नेता होते हैं वो बड़े मतलब चुटीले अंदाज में अपनी बातें कहते हैं। हिंदी में हम लोगों को बुरा भी लग सकता है उसका, लेकिन वो लोग बहुत गहरे वार करते हैं अपने व्यंग में। नहीं सर, हरियाणा वालों से कम ही करते हैं। हरियाणा वाले तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि एकदम सपाट देते हैं। तो हमने वहां का चुनाव भी कवर किया। मैं जल्दी से, राधिका खेड़ा प्रवक्ता है बीजेपी की और सुरेंद्र राजपूत भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राधिका खेड़ा, पिछला विधानसभा चुनाव आप शिवसेना के साथ मिलकर लड़ी थी, लेकिन अब शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। शिवसेना उद्धव के साथ ऐसा कहा जा रहा है जमीन पर कि सिंपैथी वेव है। एकनाथ शिंदे आपके साथ खड़े हुए हैं 40 सीटें लेकर। कितनी बड़ी चुनौती अब इस आने वाले चुनाव को देख रहे हैं? अजीत पवार के भ्रष्टाचार के आरोप भी जो हैं वो भी आपके और मुंह बाय खड़े हुए हैं। देखिए, चुनौतियां तो सबने कह दी थी। क्या क्या चुनौतियां थी? राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद सीधा पहला चुनाव हरियाणा का जिताने जा रहे थे। सारे पोल्स ने, पोल ऑफ पोल, ये पोल वो पोल, सबने कह दिया था जी कांग्रेस सरकार बना रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। और महाराष्ट्र में भी देखिएगा, देखिए पिछला चुनाव जो हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था, लेकिन शिवसेना ने जब महाराष्ट्र की जनता का जो मत था उसको धोखा देने का काम किया और गठबंधन तोड़ के, क्योंकि वोट उनको महाविकास अघाड़ी के साथ जाने के लिए, कांग्रेस के साथ जाने के लिए नहीं मिली थी। वोट उनको इसलिए मिली थी क्योंकि उनका अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ था और वो चुनाव वैसे लड़ा गया था। लेकिन छुरा भोंकने का काम महाराष्ट्र की जनता में, महाराष्ट्र की जनता की पीठ में उद्धव ठाकरे साहब ने किया। उसका नतीजा अब आप देखिएगा, ये विधानसभा चुनाव में देखने को बखूबी मिलेगा, क्योंकि जनता भूलती नहीं है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन बड़ा भाई हमेशा वहां पर महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना ही रही है जिस समय बाला साहब ठाकरे थे।
और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़े भाई वही हमेशा रहे, लेकिन चलिए ठीक है, अब ये आप नई बीजेपी है और नया दावा किया गया, पार्टियों में टूट हुई। जल्दी से देखिए, ये उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के लिए जो चुनाव होना है वो 13 तारीख को होना है। ये कैलेंडर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जल्दी से सुरेंद्र राजपूत, आपका मैं रुक कर लेती हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो मैं आपसे क्या ही बात करूं, उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में तो अब आप रहने ही दीजिए, लेकिन मुझे महाराष्ट्र का बता दीजिए कि महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस वहां पर जो है वो डिपेंडेंट है उद्धव शिवसेना के ऊपर और नेशनल एनसीपी के ऊपर, माफ कीजिए। शोभना जी कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे डाले जाएं। सच बात यह है कि हम लोग बुलंद हौसले के साथ हमारा पूरा महाविकास अघाड़ी चुनाव लड़ने के लिए तत्पर है, और इन्होंने आज सीटें भी घोषित कर दी। और सच बात यह है कि आप देखिए कि महाराष्ट्र हो चाहे पूरा देश हो, नरेंद्र मोदी जी का सूर्य अस्तांचल की ओर जा चुका है। 6 बजे के बाद का सूरज हो गया है। जम्मू कश्मीर हम लोग जीते हैं, हरियाणा हम लोग हार गए, कोई बात नहीं, आगे भी अब चीजें हैं। लेकिन हमारा गठबंधन वहां पर एक अनैतिक सरकार के खिलाफ जनता में लगातार लड़ाई लड़ता रहा। एक अनैतिक सरकार जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि अगर आप इस्तीफा नहीं देते उद्धव साहब तो ये सरकार नहीं बन सकती थी। एक अनैतिक गठबंधन के खिलाफ महाराष्ट्र की जनता भी चुनाव लड़ने जा रही है। शरद पवार साहब हमारे साथ स्टालवार्ट नेता की तरीके से, मराठा सरदार हमारा असरदार है, नाना भाऊ पटोले हो गए, वर्षा गायकवाड़ जी हो गई, ये सारे के सारे उद्धव ठाकरे साहब के साथ मिल करके हम लोग वहां पर पूरी तरीके से महायुति का जो एक अनैतिक गठबंधन है, 60,000 करोड़ का जो एक जिसको क्या नाम भ्रष्टाचारी, जिसको ठीक है सुरेंद्र जी, जल्दी से मेरे पास थोड़ी सी समय की पाबंदी है। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता एनसीपी अजीत गुट के। ब्रिजमोहन जी, क्या भविष्य देख रहे हैं अजीत पवार के ऊपर? जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, उसको देखते हुए लग रहा है कि आप एक बड़े पार्टनर के रूप में बीजेपी का साथ दे पाएंगे, और बीजेपी को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो बहुत दिन ये साथ टिकेगा नहीं। देखिए, जो आरोप की बात है उस पर तो इस मामले में कई बार कहा जा चुका है कि वो जो सारे आरोप थे वो सिर्फ एक शिकायत तक सीमित थे, उसकी हकीकत बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि कई जांच एजेंसियों ने उस पर जांच की और उसके उपरांत उसमें कुछ नहीं मिला। जहां तक बात अभी हाल के चुनाव को लेकर है, मैं सबसे पहले तो चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत लंबे समय से जिस चुनाव का हम लोग इंतजार कर रहे थे, आज उसकी उन्होंने घोषणा कर दी है। साथ ही साथ हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सफल चुनाव कराने के लिए भी हम लोग एनसीपी की तरफ से उनको बधाई देना चाहते हैं। देखिए, महाराष्ट्र का ये जो चुनाव है, इसमें महायुति की सरकार बनना सुनिश्चित है, इसमें किसी प्रकार की कहीं कोई कमी नहीं है। अभी भाई सुरेंद्र राजपूत जी अनैतिक गठबंधन की बात कर रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूं जो नैतिक गठबंधन था, जिसकी सरकार थी, उसके मुख्यमंत्री इस्तीफा देके भाग गए थे, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो शायद हम कंटिन्यू करते। लेकिन हकीकत क्या थी, वो फेस ही नहीं करना चाहते थे जनता को। और यही अभी स्थिति महाविकास अघाड़ी की है। महाविकास अघाड़ी के जो नेता हैं वर्तमान, ये पूरी तौर से एक बार अब जल्दी से प्रणय अजमेरा, जो कि एनसीपी शरद गुट के हैं, उनका भी रुख कर लेती हूँ। ये बड़ी सिंपैथी वेव की बात की जा रही है महाराष्ट्र की राजनीति में कि साहब शरद पवार ने पार्टी बनाई और उनके भतीजे ने पार्टी तोड़ दी और ज्यादा बड़ी संख्या लेकर वो सरकार में शामिल हो गए। क्या इसका फायदा आपको मिलता हुआ दिख रहा है, या अजीत पवार गुट जो है वो नुकसान कर सकता है आपके विधायकों का, या ये कि उम्मीदवारों का, माफ कीजिए? हाँ, देखिए, महाराष्ट्र में स्थिति पानी की तरह साफ है। महाविकास आघाड़ी पूर्ण बहुमत से 23 नवंबर के दिन अपनी सरकार बनाने जा रही है। जिस तरह से शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र में तोड़ी गई, इस प्रकार की तोड़फोड़ की राजनीति को महाराष्ट्र की संस्कारी, सुसंस्कृत, संयमी और सहनशील जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। महाराष्ट्र की जनता शांत रहती है, किंतु मत पेटी से अपना मत जताना। चलिए, आपको शुभकामनाएं। हर राजनीतिक दल यही दावा करता है कि साहब जब नतीजे आएंगे तो हम सरकार बनाएंगे, लेकिन नतीजे क्या हो जाते हैं वो सब जानते हैं। संजय गुप्ता, शिवसेना उद्धव गुट के, नहीं जुड़े हैं हमारे साथ। मैं एक बार जल्दी से रामकृपाल सिंह जी आपका भी रुख कर लेती हूँ। जिस तरीके का उलझा चुनाव महाराष्ट्र का दिख रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? और मिल्कीपुर में अगर चुनाव नहीं कराया गया तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं आपसे इजाजत, बिल्कुल ठीक, मुझे थोड़ा सा महाराष्ट्र के अलावा भी बाकी कहने दीजिए। पहली बात तो मैं चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप ये देखिए कि जो बहुत ज़्यादा लंबे उबाऊ एक प्रक्रिया हो जाती थी, उसको चुनाव आयोग ने, जिस दिन पहली पोलिंग होगी उसके 10 दिन के भीतर मतगणना भी हो जाएगी। और सोचिए, महाराष्ट्र और झारखंड
जिस झारखंड में कई फेजेज में वो हुआ करता था, तो एक तो 10 दिन में ये पूरा सिमट जाएगा। और दूसरी बात जो आप उत्तर प्रदेश की कह रही हैं, तो मैं एक बात कहूँ कि यहाँ समझिए कि 3 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। भले उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शन हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की ये जो 9 या 10 सीटें हैं, 9 ही है सर, 9 ही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ इनका ट्रेंड और महाराष्ट्र का ट्रेंड और झारखंड का ट्रेंड आप इक्वल वेट दीजिएगा उत्तर प्रदेश को, क्योंकि इसका सब जो भी आएगा परिणाम वो नेशनल सारा का सारा प्रदेश बदलेगा। जैसे हरियाणा के एक चुनाव मेरे साथ मेहमान बहुत सारे हैं और मुझे सबका रुख करना है, फिर मैं आपके पास आऊंगी। जल्दी से मैं सुशील व्यास चिंदे गुट के। सुशील जी, पिछली बार तो उद्धव ठाकरे के चेहरे पर शिवसेना को वोट मिला था, इस बार आप अलग हो गए। एकनाथ शिंदे क्या 40 की 40 सीट बचा पाएंगे या इससे और बेहतर प्रदर्शन वो आप देख रहे हैं? छोटा सा जवाब। शोभना जी, सवाल इस समय 40 सीट का नहीं, 288 सीट पे हम लोग महायुति के रूप में लड़ रहे हैं। शिंदे जी मुख्यमंत्री है और जनता के प्रति पिछले 2.25 साल में जो वर्तमान सरकार ने काम किए हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स लाए हैं, डेवलपमेंट का जो काम हो रहा है, उसके चलते हमको एक आत्मविश्वास है कि जनता का विश्वास और प्रेम हमें मिलेगा और हम बहुमत की सरकार 23 नवंबर को बनाने जा रहे हैं। ठीक है, राधिका खेड़ा आपका रुख करूंगी। मिल्कीपुर का चुनाव छोड़ दिया गया है, एक बार फिर से विपक्ष को मौका मिल गया है। मिल्कीपुर क्यों छोड़ा गया? कुछ जानकारी, कोई वजह आपके दिमाग में? देखिए, वो तो पता चल जाएगा अभी आने वाले समय में, अपने आप ही इलेक्शन कमीशन बता देगी। लेकिन यहाँ पे मेरे को बहुत ही हंसी आ रही थी जब सुरेंद्र राजपूत जी ये कह रहे थे कि हम जम्मू कश्मीर जीत गए। अरे, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पे सिमट कर रह गई जम्मू कश्मीर पे, वहां पे भी पैरासाइट बन के काम कर रही है। इनकी सारी उम्मीदें महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह पैरासाइट के तौर पे है। और इनका गठबंधन उत्तर प्रदेश में तो टूट चुका है। अखिलेश यादव जी ने जिन सीटों पे ये नजरें डाले रखे हुए थे उनके ऑलरेडी अपने लोग घोषित कर दिए हैं, तो झगड़ा ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और ये जो कह रहे हैं महाविकास आघाड़ी के साथ ये सरकार बनाएंगे, कुछ समय की बात है। ऑलरेडी जिस दिन आपने देखा होगा, लाइव आपके चैनल पे भी काटा था, जिस दिन हरियाणा के नतीजे आए थे उसी दिन सबसे पहले प्रियंका चतुर्वेदी जी ने शिवसेना की, उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से सबसे पहला बयान दे दिया था कि कांग्रेस की खुद अकेले बस की लड़ाई नहीं है लड़ना भारतीय जनता पार्टी से। तो ये बात तो तय है कि कांग्रेस एक सिर्फ छोटी सी माइनॉरिटी पार्टनर बन के रह जाएगी और वोट का पैरासाइट बन के काम करने का काम करेगी। लेकिन ये बात आप आज मुझसे लिख के रख लीजिएगा कि सरकार वहां पे भारतीय जनता पार्टी की अलायंस की बनने जा रही है। ठीक है राधिका, मैं सुरेंद्र राजपूत सिर्फ हंसते ही रहेंगे या जवाब भी देंगे? माइनॉरिटी पार्टी बनकर रह गए हैं। अरे भाई, राधिका जी को हम क्या जवाब देते हैं? सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब भविष्य वक्ता हो गए। अब इनके पास कोई काम तो रहा नहीं। अब नरेंद्र मोदी जी डूबते हुए सूरज हो गए बेचारे, करे तो क्या करे, नया व्यापार ढूंढ रहे हैं जिसको कहते हैं भविष्य वक्ता के कि फलानी तारीख को ऐसा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में ये लोग नहीं जीते हैं। मिल्कीपुर की सीट की ऐलान नहीं हुआ, क्या कुछ डिसअपॉइंटमेंट है? और क्या हार गए और डूबता हुआ सूरज, पैकेज राहुल गांधी को सरकार जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही और डूबता हुआ सूरज मोदी जी है। राधिका जी, अभी सुरेंद्र जी को बोल लेने दीजिए, मेरे पास वक्त कम है। मिल्कीपुर की सीट पर जो तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, तारीख का, उसके लिए, उसको लेकर क्या आपकी टिप्पणी है? भाजपा लड़ने से डर रही है। सच बात यह है कि अयोध्या की सीट को जिस तरीके से हारा है भारतीय जनता पार्टी ने, और मुंबई की सीट को जिस तरीके से दलित महिला यानी वर्षा गायकवाड़ ने जीता है, ये पूरे देश में एक बड़ा संदेश है कि धार्मिक राजधानी पे इंडिया गठबंधन अयोध्या में जीता और आर्थिक राजधानी पे दलित महिला जो है जनरल सीट पर वर्षा गायकवाड़ जीती। चलिए ठीक है, मेरे पास मैं क्षमा चाहूंगी सभी मेहमानों से, वक्त मेरे पास इतना ही है। यहाँ मुझे ब्रेक के लिए रुकना होगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस समय की बड़ी खबर यही है, महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव होगा। 23 तारीख को मतदान होगा और 23 तारीख को, माफ कीजिए, 20 तारीख को मतदान होगा और 23 तारीख को यहाँ पर नतीजे घोषित होंगे। झारखंड में 2 फेज में होगा, 13 तारीख को और 20 नवंबर को, और यहाँ भी 23 को होगा। और लोकसभा जो वायनाड सीट है उस पर 13 नवंबर को मतदान होगा। तो कुल मिलाकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की भी हो चुकी है। जी न्यूज़।